जीवन में सब कुछ सलामत रहता है अगर मन मजबूत हो, हिम्मत बंधी हुई हो और समाज साथ हो। आज ऐसे एक युवा की बात आपसे साझा करने जा रही हूँ जिसके दोनों हाथ नहीं हैं, लेकिन देश भर में लाखों ऐसे युवा हैं जो ज़रा सी तकलीफ़ में हताशा का शिकार हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। उन सब के लिए वो नज़ीर बनने जा रहा है। सभ्यता के मायने में हम सब विकसित हो रहे हैं। इसका सबसे बड़ा पैमाना होता है कि हम संवेदनशील कितना हुए हैं। पशु, पक्षी, प्राणी और प्रकृति के प्रति हमारी दृष्टि क्या है, हम उसका शोषण तो नहीं कर रहे हैं, दमन तो नहीं कर रहे हैं, और जो कमज़ोर और किनारे के तबके हैं उनका हम साथ कितना देते हैं, उन्हें समझते कितना है। पीपल विद डिसेबिलिटी या डिफरेंटली एबल्ड जिन्हें बोलते हैं, उनके लिए बहुत सारे शब्द प्रचलन में हैं। विकलांग कहते हैं, अपंग कहते हैं, निशक्तजन कहते हैं, और अब हमें उन्हें दिव्यांगजन कहने लगे हैं। तो भाषा के मायने में हमने थोड़ी सी तरक्की की है, बेहतरी की है, थोड़े संवेदनशील ज़्यादा हुए हैं। इस तबके की जो तकलीफ़ें थी उनसे जब घुलना मिलना हुआ तो वो मुझे भी समझ में आई, और एक अभियान हमने शुरू किया एहसास के नाम से, जिसमें दिव्यांगजन थे, उनकी जो समस्याएं थी और उनसे जुड़ी हुई जो संस्थाएं थी, उन सबको साथ में लेकर उनकी जो मुश्किलात हैं, आम जीवन में जो घुलने मिलने में उनकी तकलीफ़ें हैं, रोज़गार के मुद्दे हैं, स्वास्थ्य के मुद्दे हैं, पढ़ाई उनको नसीब है कि नहीं है, ये सारे जो मुद्दे थे उन पर हमने बात की। कानून में क्या खामियां हैं, क्या गैप्स हैं पॉलिसीज़ में, उसको भी उजागर करने की कोशिश की। इस अभियान में जो सबसे अहम पहलू जो था वो था कि जो स्कूल, कॉलेज, अस्पताल या पब्लिक प्लेसेस हैं, कलेक्टर ऑफिस है, जहाँ पर कि अक्सर लोगों का आना जाना रहता है, काम पड़ता है उन्हें एक नागरिक के तौर पर, वहाँ पर वो जगह उनके लिए एक्सेसिबल है कि नहीं है। तो एक्सेसिबिलिटी और जो रैम्प्स थे उसका मुद्दा हमने उठाया, और फिर उसके बाद तो बहुत सारे और मुद्दे पकड़ में आते गए, उसकी बात होती रही, आगे बढ़ती रही। हमारे साथ जो दिव्यांगजन जुड़े थे, संस्थाएं जुड़ी थी, उनको साथ में लेकर एक सिटीज़न जर्नलिस्ट जिसे कहते हैं, उसकी भूमिका में उन्हें रखकर हमने एक पूरा सिटी का एक्सेसिबिलिटी ऑडिट करवाया उनके माध्यम से। और जो सारी मुश्किल हमें लगा कि जो दृष्टिबाधित हैं या मूक बधिर हैं या व्हीलचेयर बाउंड लोग हैं, उन सब की क्या तकलीफ़ें हैं, क्या उन्हें सार्वजनिक जगह पर जाते हैं तो किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें सरकार के सामने रखी। और नतीजा ये हुआ कि ये बात केंद्र तक भी पहुंची, और भारत सरकार में भी कुछ डिस्कोर्सेज इस मायने में चल ही रहे थे, तो वहाँ पर भी ये बात पहुंची और डिस्कशंस हुए। उसके बाद में भारत सरकार का भी सुगम्य भारत, एक्सेसिबल इंडिया जो अभियान था वो पूरे देश भर में शुरू हुआ, और जो कानून बना हुआ था, जो PWD एक्ट है, पीपल विद डिसेबिलिटी एक्ट, उसमें भी अमेंडमेंट हुआ 2016 में। इसी अभियान के तहत हमने उनके पुनर्वास का जो मुद्दा था वो भी उठाने की कोशिश की। जो ऐसे दिव्यांग बच्चे हैं या युवा हैं जिनको उनके माँ बाप छोड़ देते हैं, उन्हें हॉस्टल में रहना होता है या किसी और की निगरानी में वो रहते हैं, तो उनकी जो दुश्वारियाँ हैं उनको भी हमने सरकार के सामने रखा, सबके सामने रखा। एक हॉस्टल था जहाँ पर कि हमने चेताया था, हमें मालूम था कि यहाँ पर चीज़ें ठीक नहीं हैं, और उस पर जब ध्यान नहीं दिया गया तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा हादसा भी हुआ। बहुत संवेदनशील मुद्दा था, और हम सभी एक तरह से एक समाज के तौर पर हम सभी शर्मसार हुए उसमें। इसी अभियान के तहत जो मूक बधिर बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, उनके साथ जब हम घुले मिले तो ये समझ में आया कि साइन लैंग्वेज एक बेसिक स्किल है हम सब के लिए, कि हम जो सामान्य कहते हैं अपने आप को वो लोग, और जो दिव्यांग तबका है उनके बीच में कोई भी गैप ना रहे, भाषागत तौर पे ख़ास तौर से कोई दूरी ना रहे। इसके लिए साइन लैंग्वेज की भी हमने पैरवी की कि अस्पतालों में जहाँ ये अपना दिखाने जाते हैं, डॉक्टर से मिलना होता है, वहाँ पर साइन लैंग्वेज की बेसिक समझ जो है, और जो पब्लिक प्लेसेस है वहाँ पर भी जो साइन लैंग्वेज में बोर्ड्स हैं वो सब होना चाहिए। दिव्यांगजनों को सक्षम बनाने के लिए पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि कानून भी बेहतर हुए, और उसमें कुछ सुधार भी हुआ, अमेंडमेंट हुआ, संशोधन हुआ, और लोगों में जो संवेदनशीलता का स्तर थोड़ा बढ़ना चाहिए था उसमें भी थोड़ी सी बेहतरी दिखाई देने लगी है। तकनीक और वैज्ञानिक सोच जो है वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, जो कि नए प्रयोग हो रहे हैं, पूरे दुनिया में हो रहे हैं, उनके साथ तालमेल रखा जाए और
ये जो तबका है, ख़ास तौर से जो दिव्यांग तबका है, उनकी स्थिति में कैसे और बेहतरी लाई जा सकती है, इसमें तकनीक की भूमिका भी बहुत कारगर हो सकती है। उसी साल 2016 में एक मामला मुझ तक आया। करौली ज़िला जो है, वहाँ का गढ़ी गांव है, वहाँ का एक युवा भूपेंद्र, वो अपने पिताजी के साथ मुझसे मिलने आया। ये पूरा अभियान हमने छेड़ ही रखा था, पूरा राज्यव्यापी अभियान था। मुझे सरकार द्वारा एक पेंशन मिलती है ओनली, जबकि मैं गाड़ी दी मैंने कुछ कमाने के लिए, रोज़गार के लिए, बल्कि मेरे को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिल रहा है। मैंने बार बार रिक्वेस्ट कर ली आरटीओ साहब से कि साहब मुझे ड्राइविंग लाइसेंस दे दो, फिर भी नहीं मान रहे। मैंने कहा साहब आप मेरा ट्रायल ले लो आप। उन्होंने कहा कि आपके दोनों हाथ नहीं है। नहीं सर, दोनों हाथ नहीं है तो मैं गाड़ी ट्रायल तो ले लो, कि नहीं ऐसे कैसे मान सकते हैं, ये बोल रहे हैं। फिर उसके बाद मैं कलेक्टर साहब से ही मिला। कलेक्टर साहब ने कहा था कि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी नहीं कर रहे हैं, गाड़ी मेरी घर पे खड़ी है। अब मुझे बाहर बार जाने आने में दिक्कत होती है, मैं गाड़ी नहीं ले जा सकती, क्या कि ट्रैफिक वाले रोक लेते हैं गाड़ी को। प्रशासन की काफ़ी समस्या है, मेरी कहीं भी किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 2013 में एक दुर्घटना में इसके दोनों हाथ चले गए थे और घुटनों से ऊपर दोनों कटे हुए थे। जब ये आया था अपने पिताजी के साथ मेरे से मिला था। बहुत सरल सीधे से इसके पिताजी जो खेती बाड़ी करते होंगे गांव में, लेकिन अब क्योंकि बेटी की ये अवस्था थी तो उसके साथ जाते हैं, हर जगह जाकर गुहार लगाना कि इसके लिए सर्जरी हो जाए, इसका कुछ पुनर्वास की व्यवस्था हो जाए, कहीं से इलाज के लिए इसको मदद मिल जाए। ये सब जद्दोजहद में लगे हुए थे ये दोनों, और बहुत सारे कागजात लेकर, इसके जो मेडिकल रिपोर्ट्स थी, ये सारी रिपोर्ट्स वगैरह लेके ये दर दर भटक रहे थे। तो जब कोई रास्ता नज़र नहीं आता है तो व्यक्ति सोचता है कि चलो मीडिया वालों के पास जाया जाए। तो मेरे पास जब आया तो हमने भी सारी संभावनाएं उस वक्त तलाशी, कुछ नेताओं से भी संपर्क किया, स्वास्थ्य मंत्री से संपर्क किया, इसको मुंबई भेजा, इंदौर पता लगाया, कृत्रिम हाथ लग सकता है क्या, बायोनिक हाथ लग सकता है क्या, सर्जरी की संभावना क्या है, ये सारी चीज़ें हमने खोजी और तलाशी कि क्या इसके लिए संभावना है, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली। सरकार को चिट्ठी लिखी और प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी। प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखने का नतीजा कम से कम ये हुआ कि उधर से जवाब आया और वहाँ पर जो सांसद थे उनका पत्र मिला कि 50,000 रुपये की सहायता इसे दी जा सकती है। लेकिन जैसा भूपेंद्र का कहना है कि वो मदद भी इसको मिली नहीं कभी, केवल कागज़ मिला। इसकी जब कहानी सोशल मीडिया पर मैंने डाली और जगह साझा हुई, छपी, प्रकाशित हुई, तो बहुत सारे लोगों ने संपर्क किया और उनमें से एक थे अमेरिका में बसे हुए विभोर, जिन्होंने कहा कि मैं इसकी मदद करना चाहता हूँ, जो छोटी मोटी राशि अगर कुछ मैं पहुँचा सकूँ। तो उन्होंने कुछ राशि इसको भेजी। संवेदना तो बहुत जागी लोगों में, लेकिन असल मदद जो होनी चाहिए थी उसकी कोई सूरत उस वक्त भी नहीं बन पाई। उस वक्त स्वास्थ्य मंत्री थे राजन सिंह राठौड़, उन तक भी संपर्क किया गया तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी सामाजिक न्याय अधिकारिता में, और वो चिट्ठी फिर पता नहीं कहाँ से कहाँ घूमती हुई कहाँ पहुँची। लेकिन भूपेंद्र को सिर्फ झूठे आश्वासन मिले, उसके सिवा कुछ हासिल इसको नहीं हुआ। भूपेंद्र ने फिर भी भरपूर इसने कोशिश जो है वो जारी रखी, कोई कसर इसने नहीं छोड़ी। राज्यपाल से भी इसका मिलना हुआ तो उन्होंने भी फिर जो एक धनराशि है इसको दी और कुछ मदद, इसको आर्थिक मदद हुई। लेकिन देखिए, पैसा तो इकट्ठा हो जाता है, लेकिन अल्टीमेटली जो युवा है, जो ख़ास तौर से अपने बूते कुछ करना चाहता है, उसके लिए आगे की चिंता यही होती है कि भरण पोषण कैसे होगा, कैसे आजीविका चलेगी और कैसे स्थायी व्यवस्था होगी। पैसे आएंगे फिर कुछ वक्त में ख़त्म हो जाएंगे। तो सर्जरी करने के लिए भी इसने एक जगह खोजी, केरल में एक अस्पताल था, फिर इसने फिर से संपर्क किया, फिर हमने खबरें लगाई इसकी कि किस तरह से वो, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट था जो चाहिए था इसकी सर्जरी के लिए, और उसका भी कोई पूरी गारंटी नहीं थी कि एक हाथ लगने के बाद वो कितना कारगर होगा, नहीं होगा। चिरंजीवी योजना जैसे जो कांग्रेस सरकार में थी, उसमें भी कोशिश की कि वहाँ से कुछ राशि मिल जाए, लेकिन फिर कुछ भी व्यवस्था नहीं बैठी। 4-5 साल आप मानिए कि यूं ही निकल गए। भूपेंद्र लगातार इस बीच संपर्क में रहा और खुद ऐसे लोगों को देश भर में खोजता रहा जो उसके जैसे हैं, और किस तरह से उन्होंने अपने जीवन को फिर से खड़ा किया है। तो बहुत हिम्मत वाला बच्चा। और साल 2024 में है,
मुझे बहुत खुशी हुई ये जानकर कि भूपेंद्र ने ऑटोमेटिक गाड़ी चलानी सीख ली है। और मेरे मन में भी ये सवाल उस वक्त उठा कि कैसे चला पाएगा, सेफ़ तो है चलाना, इसको ड्राइविंग लाइसेंस कैसे मिलेगा। ये सारी तकलीफ़ें जो उसके जीवन में असल में हैं वो हमारे दिमाग में भी आई कि व्यवस्था कैसे इसकी बात मानेगी। तो पैरों से गाड़ी चलाने वाले इंदौर के एक व्यक्ति हैं विक्रम जी, उनसे हमने बात की और इतने भले आदमी हैं वो कि वो पैरों से गाड़ी चलाते हैं, बहुत लोगों को मोटिवेट करते हैं और देश भर में ऐसे कई लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो दिला चुके हैं, जो किसी के दोनों हाथ नहीं हैं या एक हाथ है या खुद पैर से चलाते हैं वो गाड़ी। तो उन्होंने ये रास्ता भूपेंद्र को भी दिखाया कि तुम कोशिश करो, और क्योंकि लाइसेंस जो है वो दूसरे प्रदेशों में भी मिला है, नियम कायदे हैं वो कहीं आड़े नहीं आते हैं इसमें, और उसकी पैरवी विक्रम जी सबके लिए करते हैं, तो भूपेंद्र के लिए भी उन्होंने पैरवी की। और मेरी जब उनसे बात हुई तो उन्होंने ये रिकॉर्ड करके मुझे भेजा, आप सुनिए उनकी बात। मेरा नाम विक्रम अग्निहोत्री है, मैं इंदौर को बिलोंग करता हूँ और मैं भारत का पहला दिव्यांग हूँ जिसे बगैर हाथ के पैर से कार चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस इशू किया गया है इन 2016। और अभी तक मेरे द्वारा करीब 20 और ऐसे दिव्यांगों को लाइसेंस इशू किया गया है ऑल ओवर इंडिया, जिनके या तो दोनों हाथ नहीं हैं या एक हाथ नहीं है या एक पैर नहीं है, मतलब अलग अलग दिव्यांगता के व्यक्तियों को अलग अलग स्टेट्स में, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मध्य प्रदेश में ही ये लाइसेंसेस दिए जा रहे हैं। जैसा आप जानते ही हैं, जो हमारा अधिनियम है, जो मोटर व्हीकल एक्ट है, पहली बात तो वो भेदभाव करता नहीं है दिव्यांगों के बीच में और साधारण व्यक्तियों के बीच में, कोई भेदभाव नहीं करता है। और उसमें बस एक दो कंडीशंस हैं जिसको फुलफिल करनी पड़ती हैं। एक तो ऑफ कोर्स जैसे एक ऑटोमेटिक कार को एक प्रकार से आधार बनाया है, और दूसरा ऑफ कोर्स द ड्राइविंग टेस्ट जो हर व्यक्ति को पास करना है। और उसके अलावा देखा जाए तो ऐसा कोई भेदभाव नहीं किया गया है दिव्यांगों के साथ इस अधिनियम में। और जो अधिनियम है, जैसा आप जानती हैं, वो पूरे देश पे लागू करता है, तो ऐसा नहीं है कि एक स्टेट में दिया जाएगा तो दूसरे स्टेट में नहीं जारी होता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अब कोई ऐसी बाधा नहीं है लाइसेंस जो होता है उसको इशू करने में, और बस हमें अवेयरनेस और उसका प्रचार, जैसे कहते हैं ना, उसका प्रचार करना है कि अब दिव्यांगों को भी लाइसेंसेस जो है उसके लिए बोलते ना एक प्रकार से राह खुल गई है, और अब मेरे अनुसार आसानी से मिलना चाहिए। भूपेंद्र ने विक्रम जी से संपर्क साधा, उनसे सीखा कि किस तरह से आगे बढ़ा जाए, क्या प्रक्रिया हो सकती है, क्या रास्ता हो सकता है, नियम कायदे क्या कहते हैं, इस सब की लिखा पढ़ी करके। और अब बात यह है कि कौन उसको गाड़ी चलाने दे, कौन उसको लाइसेंस दे, क्योंकि राजस्थान में अभी तक ये व्यवस्था तो है नहीं। केरल में मिला है, हरियाणा में मिला है, मध्य प्रदेश में मिला है, और विक्रम जी के प्रयासों से ही कुछ लोगों को मिला है। तो इसने लोन लेके स्विफ्ट डिज़ायर ली है। आरटीओ ऑफिस जब भी जाता है तो वहाँ बिल्कुल साफ मना इसको कर दिया जाता है कि हम लाइसेंस आपको नहीं देंगे। अब ज़रूरी बात यह है कि उसको लाइसेंस मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको यही करना है कि ड्राइविंग टेस्ट जो होता है उसमें ये पास हो जाए, ना पास हो पाए तो इसको और प्रशिक्षित किया जाए, गाइडेंस भरपूर दी जाए और ये अपने बूते सक्षम हो सके। और गाड़ी में अगर थोड़ा बदलाव भी करना पड़े तो ये भी नियम जो है इजाज़त देते हैं कि आप उसके मूल ढांचे में बदलाव किए बगैर अगर आप अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो वो भी संभव है। अगर कोई दिव्यांगजन है या कोई और तकलीफ़ है तो उसमें किया जा सकता है। तो अगर भूपेंद्र को लाइसेंस मिला तो ये पूरे देश भर में, राजस्थान भर के लिए और उन सब दिव्यांगजनों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा होगी कि अपने बूते इतने संघर्ष के बाद में कुछ करने की जिजीविषा है, कुछ करना चाहता है और किसी पर डिपेंड नहीं रहना चाहता है। तो जिस प्रदेश की पहचान आज युवाओं में जो खुदकुशी के जो मामले आ रहे हैं उस वजह से होने लगी है, उसके लिए भी एक बड़ा मौका है
कि भूपेंद्र जैसे लोगों को हम आगे बढ़ के सपोर्ट करें। राजस्थान के मुख्यमंत्री, अफसर, निशक्तजन आयोग, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, ये सब मिलकर अगर थोड़ा सा दखल करें तो भूपेंद्र राजस्थान के लिए एक यूथ आइकन बन सकता है और सुगमता और संवेदना का संदेश पूरे देश भर में गूंज सकता है।